स्थानीय शासन के एक रूप के रूप में पंचायती प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है? 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसने भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, विकेंद्रीकरण तथा जनसहभागिता को सशक्त बनाया। मुख्य भाग। पंचायती प्रणाली का महत्व। 1. शासन का लोकतंत्रीकरण एवं सामाजिक समावेशन। पंचायती राज व्यवस्था ने शासन को जनता के निकट पहुंचाया है। अब निर्णय प्रक्रिया केवल केंद्र एवं राज्य सरकारों तक सीमित न रहकर गांवों तक पहुंची है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति सेंट तथा महिलाओं के लिए आरक्षण ने वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना है। 2. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास बॉटम अप अप्रोच। पंचायतें स्थानीय समस्याओं एवं प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझती है, इसलिए पेयजल, सड़क, तालाब, नालियों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के माध्यम से ग्राम सभा स्वयं विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है। 3. सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। मनरेगा, मैग्नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAG तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की केंद्रीय भूमिका है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट तथा जनभागीदारी के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा एवं महत्व। फ्लोचार्ट। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243। राजनीतिक सहभागिता। महिलाओं हेतु 33 से 50% आरक्षण। वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व। विकास का विकेंद्रीकरण। स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान। बॉटम अप नीति निर्माण। जवाबदेही एवं पारदर्शिता। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। जनभागीदारी एवं पारदर्शी प्रशासन। विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक स्रोत। वर्तमान में पंचायतों की आय का अधिकांश भाग केंद्र एवं राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर रहता है। वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए पंचायतें निम्नलिखित स्रोत विकसित कर सकती हैं। 1. स्वयं के कर राजस्व ओन टैक्स रेवेन्यू। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतें गृहकर, हाउस टैक्स, ग्राम मेले, हाट बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाहनों तथा स्थानीय सेवाओं पर कर एवं शुल्क लगाकर आय बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन होर्डिंग, मोबाइल टावर तथा स्थानीय परियोजनाओं पर शुल्क भी लगाया जा सकता है। 2. गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू। ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों जैसे तालाब, पंचायत भवन, सामुदायिक भूमि, बाजार परिसर आदि का पट्टा, लीज देकर आय प्राप्त की जा सकती है। मत्स्य पालन, सामुदायिक परिसंपत्तियों के उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से भी अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जा सकता है। 3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। स्थानीय उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के CSR फंड का उपयोग विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, डिजिटल सुविधाओं, पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। इससे पंचायतों पर वित्तीय भार भी कम होता है। 4. पंचायत बॉन्ड एवं बैंक ऋण। बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की अनुमति से पंचायतें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकती है। आवश्यकता होने पर पंचायत बॉन्ड जैसे नवाचारों के माध्यम से भी संसाधन जुटाए जा सकते हैं। वैल्यू एडिशन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अनुच्छेद 243, 11वीं अनुसूची, 15वें वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP पंचायतों की प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। वित्तीय आत्मनिर्भर पंचायतें ही सतत एवं सहभागी ग्रामीण विकास का आधार बन सकती है। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। पंचायती राज भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग, वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा जनभागीदारी के माध्यम से ही ग्रामीण विकास को समावेशी, पारदर्शी एवं सतत बनाया जा सकता है। प्रश्न। नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसकी प्रमुख कमियों की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाइए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। नागरिक चार्टर सिटीजन्स चार्टर किसी संगठन द्वारा अपनी सेवाओं, गुणवत्ता, समयबद्धता तथा शिकायत निवारण के संबंध में नागरिकों के प्रति की गई सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। यह सुशासन,
गुड गवर्नेंस एवं उत्तरदायी प्रशासन का महत्वपूर्ण साधन है। मुख्य भाग। नागरिक चार्टर की प्रमुख सीमाएं। 1. विधिक बाध्यता का अभाव, नॉन जस्टिशिएबल। भारत में अधिकांश नागरिक चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यदि कोई विभाग चार्टर में निर्धारित समय अथवा सेवा मानकों का पालन नहीं करता, तो नागरिक के पास प्रत्यक्ष कानूनी उपाय सीमित होते हैं। इससे चार्टर केवल एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। 2. ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण, टॉप डाउन अप्रोच। अधिकांश नागरिक चार्टर उच्च अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनमें अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, फ्रंटलाइन स्टाफ तथा वास्तविक सेवा उपभोक्ताओं की भागीदारी बहुत कम होती है। परिणामस्वरूप चार्टर स्थानीय आवश्यकताओं एवं व्यावहारिक समस्याओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। 3. अपर्याप्त जनजागरूकता एवं कठिन भाषा। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नागरिक चार्टर की जानकारी से वंचित रहते हैं। इसके अतिरिक्त चार्टर की भाषा कई बार अत्यधिक तकनीकी एवं जटिल होती है, जिससे सामान्य नागरिक उसके प्रावधानों को आसानी से नहीं समझ पाते। 4. कमजोर जवाबदेही एवं शिकायत निवारण। कई विभागों में नागरिक चार्टर के उल्लंघन पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी तंत्र नहीं होता। शिकायत निवारण प्रणाली भी अक्सर धीमी एवं अप्रभावी रहती है, जिससे नागरिकों का विश्वास कम होता है। नागरिक चार्टर, सीमाएं एवं सुधार। सीमाएं। विधिक बाध्यता का अभाव, टॉप डाउन दृष्टिकोण, जनजागरूकता की कमी, कमजोर शिकायत निवारण। सुधार। सेवोत्तम मॉडल, बॉटम अप भागीदारी, विधिक संरक्षण, डिजिटल ट्रैकिंग एवं निगरानी। नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय। 1. सेवोत्तम मॉडल का प्रभावी क्रियान्वयन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDRC द्वारा अनुशंसित सेवोत्तम मॉडल को सभी विभागों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इससे सेवा वितरण, नागरिक चार्टर के पालन तथा शिकायत निवारण की नियमित समीक्षा संभव होगी। 2. सहभागी एवं विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण। नागरिक चार्टर का निर्माण बॉटम अप अप्रोच के आधार पर किया जाए। इसमें अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, नागरिक समाज संगठनों, CSOs तथा सेवा उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 3. विधिक संरक्षण, स्टैट्यूटरी बैकिंग। नागरिक चार्टर को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राइट टू सर्विस एक्ट जैसे कानूनों से जोड़कर कानूनी आधार दिया जाए। निर्धारित समय में सेवा न देने पर उत्तरदायी अधिकारियों पर दंड, पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए। 4. डिजिटल एकीकरण एवं रियल टाइम ट्रैकिंग। सभी सरकारी सेवाओं को ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से जोड़कर आवेदन, सेवा वितरण एवं शिकायत निवारण की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैकिंग तंत्र विकसित किया जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार एवं अनावश्यक विलंब में कमी आएगी। वैल्यू एडिशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDRC ने नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के लिए सेवोत्तम मॉडल की अनुशंसा की है। प्रशासनिक विचारक डॉ. B.P. दुबे के अनुसार एक आदर्श नागरिक चार्टर केवल कार्यालय की दीवार पर लगा दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में प्राधिकार, अथॉरिटी से सेवा, सर्विस की ओर परिवर्तन का माध्यम है। इसलिए नागरिक चार्टर की सफलता के लिए कानूनी समर्थन, जवाबदेही तथा नागरिक केंद्रित प्रशासन अनिवार्य है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। नागरिक चार्टर केवल औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि सुशासन का प्रभावी उपकरण है। इसे विधिक समर्थन, जनभागीदारी, डिजिटल तकनीक तथा सुदृढ़ जवाबदेही से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रश्न। यदि व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन WTO को जीवित बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। वैश्विक संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म एवं व्यापार युद्धों के बढ़ते दौर में विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए WTO में व्यापक सुधार आवश्यक है। मुख्य भाग। WTO सुधार के प्रमुख क्षेत्र। भारत के हितों के संदर्भ में। 1. विवाद निपटान तंत्र, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का पुनर्गठन। WTO का अपीलीय निकाय, अपेलेट बॉडी, कई वर्षों से प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। इसके सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति तथा विवाद निपटान प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वे विकसित देशों के अनुचित व्यापारिक प्रतिबंधों एवं संरक्षणवादी नीतियों को चुनौती दे सकते हैं। 2. कृषि सब्सिडी एवं सार्वजनिक भंडारण, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA के अंतर्गत कृषि सहायता की वर्तमान गणना
1986 से 88 की आधार कीमतों पर आधारित है, जो आज की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। भारत चाहता है कि पीस क्लॉज का स्थायी समाधान परमानेंट सॉल्यूशन निकले, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, सार्वजनिक खरीद तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम एनएफएसए डब्ल्यूटीओ नियमों से प्रभावित हुए बिना संचालित किए जा सकें। 3 विशेष एवं विभेदक व्यवहार स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एसडीटी। कुछ विकसित देश विकासशील देशों को मिलने वाले विशेष प्रावधानों को सीमित करना चाहते हैं। भारत का मत है कि एसडीटी की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इससे विकासशील देशों को अपने कृषि क्षेत्र, लघु उद्योगों तथा संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नीतिगत लचीलापन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होता है। 4 नए उभरते मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण। डिजिटल व्यापार, डिजिटल ट्रेड, मत्स्य पालन सब्सिडी, फिशरीज सब्सिडी, ई कॉमर्स तथा डेटा प्रवाह जैसे नए विषय डब्ल्यूटीओ के एजेंडे में तेजी से उभर रहे हैं। भारत का मानना है कि इन क्षेत्रों में नियम बनाते समय विकासशील देशों के विकासात्मक हितों, डिजिटल संप्रभुता तथा पारंपरिक आजीविका की सुरक्षा को समान महत्व दिया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ सुधार की दिशा। डब्ल्यूटीओ सुधार, विवाद निपटान तंत्र का पुनर्जीवन, कृषि नियमों एवं सार्वजनिक भंडारण में सुधार, एसडीटी प्रावधानों की रक्षा, डिजिटल व्यापार एवं मत्स्य सब्सिडी पर संतुलित नियम, नियम आधारित, समावेशी एवं न्यायपूर्ण वैश्विक व्यापार व्यवस्था। वैल्यू एडिशन। भारत की व्यापार नीति का मूल उद्देश्य नियमाधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य संप्रभुता, फूड सॉवरेंटी तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना है। भारत निरंतर इस बात पर बल देता है कि डब्ल्यूटीओ सुधार केवल विकसित देशों के हितों तक सीमित न रहकर सभी सदस्य देशों के लिए समान, पारदर्शी एवं न्याय संगत होने चाहिए। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उसे वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के अनुरूप सुधारना आवश्यक है। भारत के लिए ऐसा डब्ल्यूटीओ ही उपयोगी होगा जो विकासशील देशों के हितों, खाद्य सुरक्षा तथा निष्पक्ष बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की प्रभावी रक्षा कर सके। प्रश्न। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत भारतीय संविधान शासन के तीनों अंगों के पूर्ण पृथक्करण को स्वीकार नहीं करता। इसके स्थान पर यह नियंत्रण एवं संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था अपनाता है। मुख्य भाग। अब भारत में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच पूर्ण एवं अभेद्य विभाजन नहीं किया गया है। शासन को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी तथा समन्वित बनाने के लिए तीनों अंगों के कार्यों में सीमित अंतर्संबंध ओवरलैप रखा गया है। एक कार्यपालिका एवं विधायिका का परस्पर संबंध। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री बनने के लिए संसद की सदस्यता आवश्यक होती है अथवा निर्धारित अवधि में सदस्य बनना पड़ता है। 2 विधायिका के कार्यों में कार्यपालिका की भूमिका। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है तथा संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने एवं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने जैसी विधायी शक्तियां रखता है। इससे स्पष्ट है कि कार्यपालिका का विधायी प्रक्रिया से घनिष्ठ संबंध है। बी नियंत्रण एवं संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था। भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि शासन का कोई भी अंग निरंकुश न बन सके, इसलिए प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर आवश्यक नियंत्रण रखता है। एक कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। लोकसभा कार्यपालिका को प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी एवं विभागीय समितियों, अविश्वास प्रस्ताव तथा वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से उत्तरदायी बनाती है। इस प्रकार सरकार संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। 2 विधायिका एवं कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण। अनुच्छेद 13, 32 एवं 226 के अंतर्गत न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई कानून या कार्यपालिका का आदेश संविधान अथवा मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 3 न्यायपालिका पर विधायिका एवं कार्यपालिका का नियंत्रण। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका की भूमिका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को सिद्ध दुराचार या अक्षमता की स्थिति में संसद विशेष प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकती है। महाभियोग।
इससे न्यायपालिका भी पूर्णतः अनियंत्रित नहीं रहती। भारतीय नियंत्रण एवं संतुलन मॉडल। भारतीय संविधान। विधायिका। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण। महाभियोग की शक्ति। कार्यपालिका। राष्ट्रपति की विधायी भूमिका। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा। असंवैधानिक कानूनों एवं आदेशों को निरस्त करना। उत्तरदायी, संतुलित एवं संवैधानिक शासन। वैल्यू एडिशन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियंत्रण एवं संतुलन तथा संविधान की मूल संरचना भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का भी मत था कि संविधान किसी एक संस्था को सर्वोच्च नहीं बनाता, बल्कि सभी संस्थाओं को संविधान के अधीन रखता है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के स्थान पर नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को प्राथमिकता देता है। यही व्यवस्था लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, संस्थागत समन्वय तथा संवैधानिक शासन की स्थिरता सुनिश्चित करती है। प्रश्न। भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठन द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और ये तरीके कितने प्रभावी हैं? 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। भारत में कृषि अत्यंत संवेदनशील एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए किसान संगठन, प्रेशर ग्रुप्स, विभिन्न लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से सरकार की कृषि नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मुख्य भाग। किसान संगठनों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख तरीके। 1. प्रत्यक्ष विरोध एवं जन आंदोलन, डायरेक्ट प्रोटेस्ट एंड मास मोबिलाइजेशन। किसान संगठन अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना, प्रदर्शन, रैली, चक्का जाम, रेल रोको तथा अनिश्चितकालीन आंदोलन जैसे लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण 2020 से 21 का कृषि कानून विरोध आंदोलन है, जिसने सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रेरित किया। 2. आर्थिक दबाव एवं आपूर्ति नियंत्रण, इकोनॉमिक लेवरेज। कई बार किसान संगठन कृषि उत्पादों की आपूर्ति रोकने, मंडियों का बहिष्कार करने अथवा बड़े शहरों में दूध, सब्जियों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सीमित करने जैसे उपाय अपनाते हैं। इससे सरकार पर शीघ्र निर्णय लेने का दबाव बढ़ता है। 3. संस्थागत एवं विधिक पैरवी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल लॉबिंग। किसान संगठन संसद की स्थायी समितियों, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे न्यायालयों का भी सहारा लेते हैं तथा विधिक माध्यमों से अपने हितों की रक्षा करते हैं। 4. चुनावी प्रभाव एवं राजनीतिक सहभागिता, इलेक्टोरल लेवरेज। किसान संगठन चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन अथवा विरोध करते हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, कृषि ऋण माफी एवं अन्य कृषि सुधारों को चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं। किसान संगठनों द्वारा नीति निर्माण को प्रभावित करने के माध्यम। किसान संगठन, दबाव समूह, जन आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, बड़े पैमाने पर जन संगठन। आर्थिक दबाव, आपूर्ति नियंत्रण, मंडियों का बहिष्कार। संस्थागत एवं राजनीतिक माध्यम, ज्ञापन एवं लॉबिंग, न्यायालय एवं चुनावी प्रभाव, सरकारी नीतियों एवं निर्णयों पर प्रभाव। बी. इन तरीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। 1. सकारात्मक प्रभाव। यदि आंदोलन व्यापक, संगठित एवं शांतिपूर्ण हो तो सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी पर निरंतर चर्चा तथा किसानों के मुद्दों का राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनना इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। 2. लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा। किसान संगठन सरकार को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाते हैं। वे कृषि संकट, लागत, आय, सिंचाई, फसल बीमा एवं ग्रामीण समस्याओं को नीति निर्माण के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. सीमाएं एवं चुनौतियां। कई बार आंदोलन क्षेत्रीय या विशेष वर्ग तक सीमित रह जाते हैं, जिससे सभी किसानों के हित समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। लंबे आंदोलन आर्थिक गतिविधियों, यातायात एवं आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मांगों को स्वीकार करना सरकार के लिए वित्तीय रूप से संभव नहीं होता। वैल्यू एडिशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR के अनुसार दबाव समूह लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वे सरकार और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करते हैं। वही M.N. श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में किसान आंदोलनों को सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम माना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है, बशर्ते उनका संचालन शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक ढंग से हो। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। भारत में किसान संगठन लोकतांत्रिक दबाव समूह के रूप में
नीति निर्माण को प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं, किंतु उनकी सफलता शांतिपूर्ण आंदोलन, व्यापक जनसमर्थन तथा सरकार के साथ रचनात्मक संवाद पर निर्भर करती है। प्रश्न: न्यायालयों के समक्ष विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी और समर्स अर्थान्वयन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के पूरक हैं। स्पष्ट कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। इन सूचियों में उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु न्यायपालिका मुख्यतः परिसंघीय सर्वोच्चता तथा समर्स अर्थान्वयन के सिद्धांतों का प्रयोग करती है। मुख्य भाग: अपरिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। यह सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू होता है जब केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच वास्तविक टकराव रिपग्नेंसी उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकरूपता एवं संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है। संवैधानिक आधार: संविधान के अनुच्छेद 246(1) के अनुसार संसद को संघ सूची पर विशेष विधायी अधिकार प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 254 यह प्रावधान करता है कि यदि संवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के कानूनों में असंगति हो तो सामान्यतः केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। न्यायिक दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संघवाद में राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है, किंतु राष्ट्रीय हित एवं संवैधानिक एकरूपता की रक्षा हेतु आवश्यक होने पर केंद्रीय कानून को वरीयता दी जाती है। समर्स अर्थान्वयन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। यह सिद्धांत न्यायालयों को यह निर्देश देता है कि किसी भी संवैधानिक या विधायी प्रावधान की ऐसी व्याख्या की जाए जिससे विभिन्न प्रावधानों के बीच सामंजस्य बना रहे और अनावश्यक टकराव से बचा जा सके। यदि संघ सूची, राज्य सूची अथवा संवर्ती सूची की प्रविष्टियों में प्रथम दृष्टया ओवरलैप दिखाई दे तो न्यायालय पहले दोनों प्रावधानों को इस प्रकार पढ़ने का प्रयास करता है कि दोनों प्रभावी बने रहें। केवल जब सामंजस्य स्थापित करना संभव न हो तभी टकराव का प्रश्न उठता है। न्यायालय ऐसे मामलों में पिथ एंड सब्सटेंस के सिद्धांत का भी प्रयोग करता है, जिसके अंतर्गत किसी कानून के वास्तविक उद्देश्य एवं मूल विषय वस्तु को देखकर उसकी वैधता का निर्धारण किया जाता है। दोनों सिद्धांतों का परस्पर संबंध। विधायी शक्तियों में विवाद। प्रथम चरण: समर्स अर्थान्वयन का प्रयास दोनों कानूनों को यथासंभव प्रभावी बनाए रखना। यदि सामंजस्य स्थापित हो जाए, दोनों कानून लागू रहेंगे। यदि वास्तविक टकराव बना रहे, परिसंघीय सर्वोच्चता लागू होगी। अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्रीय कानून को प्राथमिकता। वैल्यू एडिशन: स्टेट ऑफ बॉम्बे वी FN बलसारा 1951 तथा कैलकाटा गैस कंपनी वी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1962 जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय का प्रथम प्रयास सदैव संवैधानिक प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। केवल अपरिहार्य टकराव की स्थिति में ही परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया जाता है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। भारतीय संघवाद सहयोगात्मक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए न्यायालय पहले समर्स अर्थान्वयन द्वारा संतुलन स्थापित करता है तथा केवल वास्तविक संघर्ष की स्थिति में परिसंघीय सर्वोच्चता लागू कर राष्ट्रीय एकता एवं संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करता है। प्रश्न: धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है? 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के संदर्भ में भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, किंतु दोनों के संवैधानिक दृष्टिकोण भिन्न हैं। जहां फ्रांस लेसाइट अर्थात राज्य और धर्म के कठोर पृथक्करण को अपनाता है, वहीं भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एवं सिद्धांतगत दूरी प्रिंसिपल डिस्टेंस पर आधारित मॉडल अपनाता है। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में फ्रांस भारतीय मॉडल से अनेक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकता है। मुख्य भाग। अब भारत से फ्रांस क्या सीख सकता है? एक, सिद्धांतगत दूरी प्रिंसिपल डिस्टेंस का दृष्टिकोण। भारतीय संविधान राज्य को सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक सुधार एवं जनकल्याण के लिए हस्तक्षेप की अनुमति देता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जबकि राज्य किसी धर्म का पक्ष लिए बिना सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके विपरीत फ्रांस का कठोर पृथक्करण मॉडल कई बार धार्मिक पहचान से जुड़े विवादों को जन्म देता है। भारतीय दृष्टिकोण सामाजिक समावेशन एवं विश्वास निर्माण को अधिक प्रोत्साहित करता है। 2, धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण।
भारत केवल व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि अनुच्छेद 29 एवं 30 के माध्यम से धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संरक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है। फ्रांस यदि इस समावेशी दृष्टिकोण को अपनाए तो विविध समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय एकता को अधिक सुदृढ़ बना सकता है। 3 बहुसांस्कृतिक समाज की संवैधानिक स्वीकृति। भारत की धर्मनिरपेक्षता विविध धर्मों, संस्कृतियों एवं परंपराओं के सहअस्तित्व को स्वीकार करती है। भारतीय मॉडल का उद्देश्य समानता के साथ बहुलवाद, प्लूरलिज्म और सहिष्णुता, टॉलरेंस को बढ़ावा देना है। आज के वैश्वीकृत समाज में फ्रांस के लिए भी यह आवश्यक है कि वह सांस्कृतिक विविधता को चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति के रूप में स्वीकार करे। भारत एवं फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। फ्रांस का मॉडल, लेसाइट। राज्य एवं धर्म का कठोर पृथक्करण। सार्वजनिक जीवन में धार्मिक अभिव्यक्ति पर अधिक प्रतिबंध। भारत का मॉडल, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। सिद्धांतगत दूरी एवं सकारात्मक हस्तक्षेप। बहुलवाद एवं समावेशिता। समावेशी, शांतिपूर्ण एवं बहुसांस्कृतिक समाज। वैल्यू एडिशन। राजीव भार्गव के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता प्रिंसिपल डिस्टेंस है, जिसमें राज्य न तो किसी धर्म का विरोध करता है और न ही उसका पक्ष लेता है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सभी धर्मों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। यही दृष्टिकोण आधुनिक बहुसांस्कृतिक समाजों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द। फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से यह सीख सकता है कि धार्मिक विविधता का सम्मान, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा समावेशी शासन सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक स्थिरता को अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। प्रश्न। उच्च आर्थिक समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक बने हुए हैं। इन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो निर्विघ्न और समावेशी विकास के पथ में आने से रोकते हैं। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना, लगभग 25 शब्द। भारत ने पिछले वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है, फिर भी मानव विकास सूचकांक HDI में उसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत निम्न बना हुआ है। इसका कारण यह है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाए हैं। मुख्य भाग। असमावेशी एवं मानव केंद्रित विकास में प्रमुख बाधाएं। 1. स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र की कमजोरियां। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों तक नहीं पहुंच पाती। आउट ऑफ पॉकेट व्यय, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अधिक होने से लाखों परिवार आर्थिक संकट का सामना करते हैं। साथ ही कुपोषण, एनीमिया तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मानव विकास को प्रभावित करती है। 2. शिक्षा की गुणवत्ता एवं कौशल अंतर, स्किल गैप। विद्यालयों में नामांकन बढ़ने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम्स तथा रोजगारोन्मुख कौशल का अभाव बना हुआ है। उद्योगों की आवश्यकताओं और युवाओं के कौशल के बीच अंतर के कारण रोजगार विहीन वृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। 3. आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता। उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद आय और संपत्ति का बड़ा हिस्सा सीमित वर्ग के पास केंद्रित है। इसके अतिरिक्त राज्यों एवं क्षेत्रों के बीच विकास में असमानता बनी हुई है, जिससे कई पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर सीमित रहते हैं। 4. महिलाओं की कम श्रम भागीदारी। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, अभी भी वैश्विक औसत से कम है। सामाजिक बाधाएं, असमान वेतन, सुरक्षा संबंधी चिंताएं तथा सीमित रोजगार अवसर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं, जिससे समावेशी विकास का लक्ष्य कमजोर पड़ता है। आर्थिक वृद्धि और मानव विकास का संबंध। उच्च आर्थिक वृद्धि GDP यदि लाभ समान रूप से वितरित न हो, स्वास्थ्य एवं पोषण की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल का अभाव, आय एवं क्षेत्रीय असमानता, महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी, निम्न मानव विकास सूचकांक HDI एवं असमान विकास। वैल्यू एडिशन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार मानव विकास केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन स्तर का समग्र विकास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, स्किल इंडिया तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM जैसी पहले मानव विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द। भारत को केवल केंद्रित विकास के बजाय मानव केंद्रित एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता देनी होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल,
लैंगिक समानता एवं सामाजिक सुरक्षा में निवेश ही उच्च आर्थिक वृद्धि को वास्तविक मानव विकास में परिवर्तित कर सकता है। प्रश्न: किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निरर्हित डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है? उन उपायों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की योग्यता एवं निरर्हता का निर्धारण करता है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की शुचिता, पारदर्शिता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। मुख्य भाग: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत निरर्हता के प्रमुख आधार। 1. कुछ अपराधों में दोष सिद्धि। धारा 8। यदि कोई जनप्रतिनिधि सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, चुनावी अपराध अथवा अन्य गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया जाता है तो वह निरर्ह घोषित किया जा सकता है। विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा मिलने पर व्यक्ति सजा की अवधि तथा रिहाई के बाद निर्धारित अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है। 2. भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस। धारा 8। यदि सक्षम न्यायालय किसी उम्मीदवार को चुनाव में रिश्वत, मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट मांगने अथवा अन्य भ्रष्ट चुनावी आचरण का दोषी ठहराता है तो उसे निरर्हित किया जा सकता है। 3. भ्रष्टाचार अथवा राष्ट्र के प्रति अविश्वास के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी। धारा 9। यदि किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या राष्ट्र के प्रति निष्ठाहीनता, डिसलॉयल्टी के कारण बर्खास्त किया गया हो तो वह निर्धारित अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। 4. सरकार के साथ अनुबंध एवं सरकारी कंपनी में लाभ का पद। धारा 9 एवं 10। यदि कोई व्यक्ति सरकार के साथ व्यावसायिक अनुबंध रखता हो अथवा ऐसी सरकारी कंपनी में लाभ के पद पर हो जहां सरकार की पर्याप्त हिस्सेदारी हो तो हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए उसे निरर्हित किया जा सकता है। 5. चुनाव व्यय का विवरण प्रस्तुत न करना। धारा 10। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर अपने चुनावी व्यय का सही एवं पूर्ण विवरण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को प्रस्तुत नहीं करता तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बी. निरर्हित व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपाय। 1. न्यायिक अपील एवं दोष सिद्धि पर रोक, स्टे ऑन कन्विक्शन। निरर्ह घोषित व्यक्ति उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि न्यायालय दोष सिद्धि पर स्टे ऑन कन्विक्शन प्रदान कर देता है तो निरर्हता का प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त हो सकता है। 2. निर्वाचन आयोग द्वारा राहत। धारा 11। धारा 11 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की निरर्हता की अवधि को कम करने अथवा समाप्त करने की अनुशंसा कर सकता है। 3. चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटीशन। यदि किसी उम्मीदवार के निर्वाचन या निरर्हता से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील का भी प्रावधान है। वैल्यू एडिशन। संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ई एवं 191 (1) ई संसद को सांसदों एवं विधायकों की निरर्हता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। लिली थॉमस वी यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता तत्काल समाप्त होगी, उन्हें पूर्ववत संरक्षण प्राप्त नहीं रहेगा। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनावी प्रक्रिया की शुचिता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आधार है। साथ ही न्यायिक अपील एवं वैधानिक उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण एवं विधि सम्मत व्यवहार हो। प्रश्न: संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक एब्सोल्यूट शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान में संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु यह शक्ति असीमित नहीं है। मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संसद की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमा निर्धारित करता है। मुख्य भाग। संसद की संशोधन शक्ति क्यों परिसीमित है? 1. केशवानंद भारती निर्णय एवं मूल संरचना सिद्धांत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संशोधन अमेंडमेंट का अर्थ संविधान को अधिक प्रभावी बनाना है, न कि उसकी मूल पहचान को समाप्त करना। 2 संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में उपबंध जोड़कर संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने तथा न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया गया था, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि संसद अपनी संशोधन शक्ति का स्वयं विस्तार नहीं कर सकती। यदि संसद स्वयं को असीमित शक्ति प्रदान कर दे तो यह संविधान की सर्वोच्चता तथा मूल संरचना दोनों का उल्लंघन होगा। संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति क्या संशोधित किया जा सकता है? संवैधानिक प्रावधानों में सुधार, नए प्रावधानों का समावेश, अधिकारों एवं संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन क्या संशोधित नहीं किया जा सकता? संविधान की मूल संरचना, न्यायिक समीक्षा, लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा द्वारा संरक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बी मूल संरचना के विनाश पर रोक क्यों आवश्यक है? एक संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। संसद की सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं, इसलिए संसद स्वयं संविधान से ऊपर नहीं हो सकती और न ही अपनी संशोधन शक्ति को असीमित बना सकती है। 2 लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। यदि संसद को असीमित संशोधन शक्ति मिल जाए तो वह लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा संघीय व्यवस्था जैसी मूल विशेषताओं को समाप्त कर सकती है। इससे संविधान की मूल भावना और जनता के संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैल्यू एडिशन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 तथा आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के निर्णयों ने स्पष्ट किया कि मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित करता है। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। संसद की संशोधन शक्ति व्यापक अवश्य है किंतु असीमित नहीं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है परंतु मूल संरचना का विनाश नहीं कर सकती। यही सीमा भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक शासन तथा विधि के शासन की स्थिरता सुनिश्चित करती है। प्रश्न। महान न्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान है। वे भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी, मुख्य विधि सलाहकार तथा न्यायालयों में सरकार के प्रमुख अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य भाग। मुख्य विधि सलाहकार, चीफ लीगल एडवाइजर के रूप में भूमिका। महान न्यायवादी भारत सरकार को संवैधानिक, विधिक एवं नीतिगत मामलों में विशेषज्ञ कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। एक संवैधानिक एवं विधिक परामर्श। राष्ट्रपति तथा केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नों पर महान न्यायवादी अपनी विधिक राय देते हैं। उनकी सलाह सरकार को संविधान सम्मत निर्णय लेने में सहायता करती है। 2 राष्ट्रपति को सलाह एवं अनुच्छेद 143। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं, तब महान न्यायवादी न्यायालय के समक्ष भारत सरकार का पक्ष रखते हैं और आवश्यक विधिक सहायता प्रदान करते हैं। 3 संसद से संबंधित भूमिका। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान न्यायवादी संसद के दोनों सदनों तथा उनकी समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और सरकार को विधेयकों एवं विधिक विषयों पर मार्गदर्शन देते हैं, यद्यपि उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता। बी भारत सरकार के मुख्य वकील, चीफ काउंसिल के रूप में भूमिका। एक सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व। महान न्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से दीवानी, फौजदारी एवं संवैधानिक मामलों में पक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा सरकार के हितों की रक्षा करते हैं। 2 अन्य न्यायालयों में उपस्थिति। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के निर्देशानुसार वे उच्च न्यायालयों अथवा अन्य न्यायिक मंचों पर भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 3 सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। महान न्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ ऑडियंस, प्राप्त है। यह उन्हें देश के सर्वोच्च विधि अधिकारियों में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। महान न्यायवादी की संवैधानिक भूमिका। महान न्यायवादी अनुच्छेद 76। मुख्य विधि सलाहकार। सरकार को विधिक एवं संवैधानिक सलाह
राष्ट्रपति को विधिक सहायता, संसद की कार्यवाही में भागीदारी, अनुच्छेद 88। मुख्य वकील, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व, आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में उपस्थिति, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, संविधान सम्मत एवं विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की स्थापना। सी पद की प्रमुख सीमाएं। महान्यायवादी की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी नहीं कर सकते। भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले में वकालत नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में निजी पेशेवर कार्य स्वीकार नहीं कर सकते जिनसे हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उत्पन्न हो। वैल्यू एडिशन। सी तलवार भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। प्रशासनिक दृष्टि से महान्यायवादी सरकार और न्यायपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सेतु है। उनका दायित्व केवल सरकार का पक्ष रखना नहीं, बल्कि सरकार को संविधान एवं विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ के अनुरूप कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देना भी है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार एवं प्रमुख अधिवक्ता है। उनकी भूमिका सरकार के हितों की रक्षा के साथ साथ संवैधानिक शासन, विधि के शासन तथा न्यायपूर्ण प्रशासन को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वे भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी, मुख्य सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ ऑडियंस, प्राप्त है, जो उन्हें देश के सर्वोच्च विधि अधिकारियों में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। महान्यायवादी की संवैधानिक भूमिका। महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, मुख्य विधि सलाहकार, सरकार को विधिक एवं। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में संसद सदस्य जनता के प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय विधि निर्माता होते हैं, किंतु बदलती राजनीतिक एवं संस्थागत परिस्थितियों के कारण व्यक्तिगत सांसदों की स्वतंत्र विधायी भूमिका में कमी आई है, जिससे संसदीय बहसों की गुणवत्ता एवं कानून निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मुख्य भाग। सांसदों की स्वतंत्र भूमिका में गिरावट के प्रमुख कारण। 1. दलबदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची ने दलबदल पर रोक लगाई, परंतु इसके कारण सांसदों को अधिकांश मामलों में पार्टी व्हिप का पालन करना पड़ता है। परिणामस्वरूप वे अपने स्वतंत्र विचारों के बजाय दल के निर्णयों के अनुसार मतदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 2. राजनीतिक दलों का अत्यधिक केंद्रीकरण। वर्तमान समय में अधिकांश नीतिगत निर्णय एवं विधेयकों का प्रारूप शीर्ष नेतृत्व द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्य सांसदों की विधेयकों के निर्माण एवं नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका सीमित हो गई है, जिससे उनकी व्यक्तिगत विधायी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। 3. निजी सदस्य विधेयकों, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, का सीमित प्रभाव। यद्यपि प्रत्येक गैरमंत्री सांसद को निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है, किंतु स्वतंत्र भारत में ऐसे बहुत कम विधेयक कानून बन सके हैं। इससे व्यक्तिगत सांसदों की विधायी पहल का महत्व घटा है। सांसद की भूमिका में परिवर्तन। संसद सदस्य MP भूमिका में गिरावट के कारण। 10वीं अनुसूची एवं व्हिप। दलों का केंद्रीकरण। निजी सदस्य विधेयकों की सीमित सफलता। परिणाम। स्वतंत्र विचारों में कमी। बहस की गुणवत्ता प्रभावित। विधेयकों की सीमित समीक्षा। विधायी जवाबदेही एवं प्रभावशीलता में कमी। 20 संसदीय वाद विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव। 1. बहस की गुणवत्ता में गिरावट। जब सांसद स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते, तब बहसें औपचारिक बन जाती है। अनेक विधेयक पर्याप्त विचार विमर्श के बिना पारित हो जाते हैं, जिससे कानूनों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। 2. संसदीय समितियों की भूमिका सीमित होना। विधेयकों को विभागीय स्थायी समितियों, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के पास भेजने की प्रवृत्ति में कमी आने से गहन परीक्षण एवं विशेषज्ञ समीक्षा का अवसर घटता है। 3. विधायी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव। अपर्याप्त चर्चा एवं सीमित समीक्षा के कारण कई कानूनों में अस्पष्टता, व्यावहारिक कठिनाइयां एवं कानूनी चुनौतियां उत्पन्न होती है। इससे न्यायपालिका पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है तथा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की आवश्यकता बढ़ सकती है। वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग NCRWC तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDRC ने अनुशंसा की है कि दलबदल विरोधी कानून व्हिप को केवल सरकार गिराने, विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव तथा वित्तीय विधेयकों जैसे महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित किया जाए।
इससे सांसद सामान्य विधेयकों पर स्वतंत्र रूप से विचार रख सकेंगे और संसदीय बहस की गुणवत्ता में सुधार होगा। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। संसद सदस्य की स्वतंत्र विधायी भूमिका लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है। इसलिए संस्थागत सुधार, संसदीय समितियों को सशक्त बनाने तथा व्हिप के सीमित उपयोग से संसद की बहसों की गुणवत्ता और कानून निर्माण की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 भारतीय चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का आधार है। अधिनियम में भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, किंतु वर्तमान प्रक्रिया अत्यधिक जटिल एवं समयसाध्य होने के कारण इसमें सुधार एवं सरलीकरण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मुख्य भाग। अयोग्यता की वर्तमान प्रक्रिया में प्रमुख समस्याएं। 1. चुनाव याचिकाओं के निस्तारण में अत्यधिक विलंब। धारा 80 के अनुसार भ्रष्ट आचरण से संबंधित विवादों का निर्णय चुनाव याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय करता है, किंतु ऐसे मामलों के निपटारे में कई वर्ष लग जाते हैं, जिससे दोषी जनप्रतिनिधि लंबे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं और अयोग्यता का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। 2. बहुस्तरीय एवं जटिल प्रक्रिया। वर्तमान व्यवस्था में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की राय प्राप्त करने के पश्चात अंतिम निर्णय लेते हैं। इस बहुस्तरीय प्रक्रिया के कारण अयोग्यता संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब एवं प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न होती है। 3. अपील एवं स्थगन (स्टे) का दुरुपयोग। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तथा स्टे प्राप्त करने की संभावना के कारण कई मामलों में अंतिम निर्णय लंबे समय तक लंबित रहता है। इससे दोषी व्यक्ति विधायी पद पर बने रहकर प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। B. प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आवश्यक सुधार। 1. विशेष चुनाव न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। भ्रष्ट आचरण से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष चुनाव न्यायालय गठित किए जाए तथा ऐसे मामलों का निर्णय 6 माह जैसी निश्चित समय सीमा में किया जाए। 2. निर्वाचन आयोग को अधिक अधिकार। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को अयोग्यता संबंधी निर्णयों के क्रियान्वयन में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी वैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं। 3. स्थगन (स्टे) संबंधी स्पष्ट नियम। गंभीर चुनावी भ्रष्टाचार के मामलों में दोष सिद्धि पर स्थगन आदेश देने के लिए कठोर मानक निर्धारित किए जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और चुनावी शुचिता बनी रहे। सुधार की दिशा। वर्तमान व्यवस्था। चुनाव याचिका उच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग की राय, राष्ट्रपति राज्यपाल का निर्णय अपील। समस्याएं। लंबी प्रक्रिया, निर्णय में विलंब, अयोग्यता का उद्देश्य प्रभावित। सुधार। फास्ट ट्रैक चुनाव न्यायालय, समयबद्ध निर्णय, निर्वाचन आयोग को प्रभावी अधिकार, स्टे पर स्पष्ट एवं कठोर मानदंड। वैल्यू एडिशन। भारत के विधि आयोग 255वीं रिपोर्ट तथा निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी विवादों के त्वरित निस्तारण तथा भ्रष्ट आचरण के मामलों में समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया की अनुशंसा की है। इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया जा सकता है। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। भ्रष्ट आचरण के दोषियों को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से अयोग्य ठहराना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य शर्त है। इसलिए समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया, संस्थागत सुधार तथा सरलीकृत अयोग्यता तंत्र लोकतंत्र की विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों ने सूचना आयोगों की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डाला है। विवेचना कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 ने शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ किया, किंतु सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के बाद केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों की संस्थागत स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को लेकर व्यापक बहस प्रारंभ हुई। मुख्य भाग। संशोधनों का सूचना आयोगों की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता पर प्रभाव। एक निश्चित कार्यकाल का समाप्त होना, एरोजन ऑफ टेन्योर। RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) एवं सूचना आयुक्तों (ICs) का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक निश्चित था। संशोधन के बाद कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया। इससे आयोग के सदस्यों की सेवा सुरक्षा कमजोर हुई तथा कार्यपालिका पर निर्भरता बढ़ने की आशंका उत्पन्न हुई। 2. वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का नियंत्रण।
पूर्व व्यवस्था में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का वेतन और सेवा शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी एवं निर्वाचन आयुक्तों ईसीज के समान थीं, जिससे उनकी संस्थागत स्वतंत्रता सुनिश्चित होती थी। संशोधन के पश्चात वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने लगीं। इससे आयोग की संवैधानिक समकक्षता इंस्टीट्यूशनल इक्विवेलेंस कमजोर हुई तथा कार्यपालिका के प्रभाव की संभावना बढ़ी। 3 संघीय ढांचे एवं राज्य सूचना आयोगों पर प्रभाव। संशोधन के बाद राज्य सूचना आयुक्तों 6 की सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इससे राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता तथा सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई। आरटीआई संशोधन का प्रभाव। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 संस्थागत परिवर्तन, निश्चित कार्यकाल समाप्त, वेतन एवं सेवा शर्तों का सरकारी निर्धारण, राज्य सूचना आयोगों पर केंद्र का बढ़ता प्रभाव, संभावित परिणाम, कार्यपालिका पर निर्भरता में वृद्धि, संस्थागत स्वतंत्रता में कमी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव। वैल्यू एडिशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 एनडीआरक ने सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को प्रभावी आरटीआई व्यवस्था की आधारशिला माना है। वहीं सतर्कता पर केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी तथा अनेक पारदर्शिता समर्थक विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि सूचना आयोगों की संस्थागत स्वायत्तता नागरिकों के सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। सूचना आयोगों की स्वतंत्रता सूचना के अधिकार की सफलता की मूल शर्त है। आत्म पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा के लिए उनकी संस्थागत स्वायत्तता एवं निष्पक्षता को सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। प्रश्न। आपके विचार में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में संघवाद को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। भारतीय संघवाद फेडरलिज्म एक गतिशील व्यवस्था है जो केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सहयोग, कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन एवं संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट की निरंतर प्रक्रिया से विकसित होता रहा है। यही तत्व भारत में सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद की वर्तमान संरचना को आकार देते हैं। मुख्य भाग। असहयोग, कोऑपरेशन द्वारा संघवाद का सुदृढ़ीकरण। सहयोग ने केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय, साझा उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ावा दिया है। एक संस्थागत सहयोग। जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां केंद्र एवं राज्य मिलकर अप्रत्यक्ष करों से संबंधित निर्णय लेते हैं। इससे वित्तीय समन्वय तथा नीति निर्माण में सहमति की संस्कृति विकसित हुई है। 2 हालिया उदाहरण। डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वित प्रयास सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हैं। बी। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन द्वारा संघवाद का आधुनिकीकरण। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने प्रशासनिक सुधार, निवेश आकर्षित करने तथा विकास को गति दी है। एक। नीति आयोग की भूमिका। नीति आयोग विभिन्न सूचकांकों जैसे एसडीजी इंडेक्स, स्वास्थ्य सूचकांक एवं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। 2 हालिया उदाहरण। सेमीकंडक्टर विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी तथा वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा ने नीतिगत नवाचारों को बढ़ावा दिया है। सी। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट द्वारा संघवाद की सीमाओं का परीक्षण। संघवाद में मतभेद एवं संघर्ष भी स्वाभाविक है, जो संवैधानिक सीमाओं एवं शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करते हैं। 1। वित्तीय एवं प्रशासनिक विवाद। करों के बंटवारे, जीएसटी मुआवजे, केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, एड के अधिकार क्षेत्र तथा राज्यपाल की भूमिका जैसे मुद्दों पर समय समय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुए हैं। 2 हालिया उदाहरण। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों, कर हस्तांतरण, दक्षिणी राज्यों की वित्तीय चिंताओं तथा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत राज्यों द्वारा केंद्र के विरुद्ध दायर मूल वाद यह दर्शाते हैं कि भारतीय संघवाद में संवैधानिक संघर्षों का समाधान न्यायिक एवं संस्थागत माध्यमों से किया जाता है। भारतीय संघवाद का स्वरूप। भारतीय संघवाद सहयोग, जीएसटी परिषद, आपदा प्रबंधन, साझा विकास कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धा, नीति आयोग के सूचकांक, निवेश एवं उद्योग आकर्षित करने की होड़, प्रशासनिक नवाचार, संघर्ष, वित्तीय विवाद,
राज्यपाल एवं केंद्रीय एजेंसियों के मुद्दे, न्यायिक समाधान, गतिशील, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद। वैल्यू एडिशन। सरकारिया आयोग तथा पुंछी आयोग ने सहकारी संघवाद को भारतीय संघीय व्यवस्था की आधारशिला माना है। वहीं नीति आयोग ने कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को आगे बढ़ाकर राज्यों के बीच सहयोग एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समान महत्व दिया है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द भारतीय संघवाद सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष तीनों के संतुलित समन्वय पर आधारित है। यही संतुलन राष्ट्रीय एकता, राज्यों की स्वायत्तता तथा प्रभावी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए संघीय लोकतंत्र को गतिशील बनाए रखता है। प्रश्न, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरण, कन्वर्जिंग एवं अपसरण, डाइवर्जिंग होती प्रतीत हो रही है। दोनों न्यायिक व्यवस्थाओं के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के प्रमुख बिंदुओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना, लगभग 25 शब्द। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं कॉमन लॉ परंपरा से विकसित हुई हैं। समय के साथ दोनों में न्यायिक नवाचारों के कारण कई समानताएं, अभिसरण, उभरी है, जबकि उनकी संवैधानिक संरचनाओं के कारण महत्वपूर्ण भिन्नताएं, अपसरण भी बनी हुई है। मुख्य भाग, अभिसरण, कॉन्वर्जेंस के प्रमुख बिंदु। हाल के वर्षों में दोनों देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय समानताएं विकसित हुई है। 1. न्यायपालिका का डिजिटलीकरण। भारत में ई-कोर्ट परियोजना, वर्चुअल सुनवाई तथा डिजिटल केस प्रबंधन को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार यूके में हम कोर्ट्स ट्राइब्यूनल सर्विस के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे न्याय तक पहुंच अधिक सुगम हुई है। 2. मानवाधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण। दोनों देशों की सर्वोच्च अदालतें नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। भारत में अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या के माध्यम से जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा है, जबकि यूके में ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 के अंतर्गत न्यायपालिका मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। 3. न्यायिक सक्रियता एवं प्रशासनिक नियंत्रण। भारत में जनहित याचिका PIL ने न्याय तक पहुंच का विस्तार किया है। वहीं यूके में जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से प्रशासनिक निर्णयों की वैधता की गहन न्यायिक समीक्षा की जाती है। दोनों व्यवस्थाएं विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को सुदृढ़ करती हैं। B. अपसरण, डाइवर्जेंस के प्रमुख बिंदु। 1. संवैधानिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है तथा सर्वोच्च न्यायालय मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पर संसद के संशोधनों की भी समीक्षा कर सकता है। इसके विपरीत यूके में संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का सिद्धांत लागू है। वहां न्यायालय संसद द्वारा पारित अधिनियम को सामान्यतः निरस्त नहीं कर सकते। 2. न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यतः कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है, जिसमें न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका रहती है। यूके में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन JAC के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं, जहां न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्यों की भागीदारी के साथ अपेक्षाकृत संस्थागत एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों न्यायिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक ढांचा। भारत एवं यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं। अभिसरण, न्यायालयों का डिजिटलीकरण, मानवाधिकार संरक्षण, न्यायिक समीक्षा का विस्तार। अपसरण, भारत संवैधानिक सर्वोच्चता, यूके संसदीय सर्वोच्चता। भारत कॉलेजियम प्रणाली, यूके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, कॉमन लॉ परंपरा, परंतु भिन्न संवैधानिक दर्शन। वैल्यू एडिशन। तुलनात्मक संवैधानिक विधि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अनुसार भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं यह दर्शाती है कि समान कॉमन लॉ परंपरा होने के बावजूद प्रत्येक देश की न्यायपालिका उसकी संवैधानिक संरचना एवं लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होती है। भारत में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, जबकि यूके में संसद की सर्वोच्चता न्यायिक भूमिका की सीमाएं निर्धारित करती है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं तकनीकी नवाचार, मानवाधिकार संरक्षण एवं न्यायिक समीक्षा में अभिसरण प्रदर्शित करती है, जबकि संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था के कारण दोनों के बीच महत्वपूर्ण अपसरण बना हुआ है। प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन के एक रूप के रूप में पंचायती प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है? 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना, लगभग 25 शब्द।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को